हेलो दोस्तों, आइए आज हम फिर से प्रैक्टिस सेट पे चर्चा करते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट ये 2015 का प्रश्न पत्र है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प का अर्थ सही नहीं है। एक नहीं है इसमें लिखा हुआ, निम्न विकल्पों में से किसी विकल्प का अर्थ सही नहीं है। 4 विकल्प है प्रश्न 1 में। अब के साथ इस समय का प्रयोग हुआ है, अणु के साथ कण का, अणु के साथ पीछे का और अब के साथ फिर कभी का। इसमें क्या आप उत्तर लेंगे? अब का मतलब होता है इस समय, ये सही है, अर्थात इसमें समानार्थी शब्द सब प्रयोग हुए हैं। अणु का मतलब कण होता है, ये भी सही है। अगला है अणु। अणु का मतलब पीछे होता है, जैसे आप अनुवाद ले लीजिए, अनुक्रम ले लीजिए, अनुवर्ती ले लीजिए, मतलब पीछे का। इसके बाद आता है अब। अब के साथ इन्होंने फिर कभी का प्रयोग किया है, जो गलत है। तो गलत विकल्प ही आपका उत्तर होगा, अर्थात डी आप चुनेंगे। अगला चलते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में कहता है अंत। अंत के साथ इन्होंने लगाया है समाप्ति। उसके बाद अंश है, अंश के लिए भाग का प्रयोग किया है। और उसके बाद अंश है, अंश के लिए कंधा का। और उसके बाद अंत है, अंत के साथ उच्च का प्रयोग हुआ है। आइए देखते हैं इनका क्या होगा। अंत के साथ समाप्ति, ये समानार्थी शब्द है। अंश का मतलब भाग होता है, यह भी समानार्थी शब्द है। और अंत के साथ उच्च, ये समानार्थी न होकर के विलोम शब्द हो गया है। अंत का मतलब होता है नीचे का, या फिर शब्द का अंतिम वर्ण भी अंत्य वर्ण के नाम से जाना जाता है। तो इस लिहाज से ये यहां हम डी का चयन करेंगे। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि इनके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए, अन्न, अनाज, दूसरा है अंगना, और ऊपर अनुस्वार है अंगना, इसका मतलब होता है स्त्री, अन्न का मतलब अनाज, ये आपको पता ही है। अंगना, अ मतलब अनुस्वार है, चंद्रबिंदु के साथ है, इसका मतलब आंगन होता है, यह भी सही है। डी में अन्य का मतलब होता है वह होना चाहिए था, या वे लोग होना चाहिए था। अन्य में मैं नहीं आता, 3 पुरुष हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंधों में काना राजा, इसका अर्थ क्या है? देखिए, जहां मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रश्न होता है, मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में जहां पूछा जाता है, वहां सबसे आसान तरीका होता है कि आप उनका वाक्य में प्रयोग करें। जब आप उनका वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उनका सही अर्थ आपके समझ में आने लगता है। अब जैसे ये देखिए, अंधों में काना राजा, इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि कोई ऐसा देश है, उस देश में सारे लोग अंधे हैं। अगर वहां कोई एक कान वाला आदमी, काना जिसको एक आंख वाला आदमी काना कहा जाता है, तो वह अगर पहुंच जाता है तो सब उसी की बात मानेंगे, क्योंकि उसे दिखाई देता है कम से कम एक आंख से ही सही। तो इसलिए वह राजा का रूप ले लेता है। तो इस लिहाज से इसका क्या विकल्प होगा? पहला है, दुष्टों की सभा में सज्जन का सम्मान होना। यह संभव नहीं कि दुष्ट कभी सज्जन का सम्मान करे, यह विकल्प हट जाता है। उसके बाद आता है, विद्वानों की सभा में मूर्ख का सम्मान होना। यह भी संभव नहीं कि विद्वान कभी मूर्ख का सम्मान करें। अब आते हैं, अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना। ये सही हो, क्योंकि अंधा का मतलब होता है ज्ञान चक्षु जिसके नहीं है वो अंधा ही माना जाता है। तो अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना सही विकल्प माना जाएगा यहाँ। चलिए अब इस तरह से हम अगला वाक्य लेते हैं। लंगोटी में फाग खेलना का अर्थ क्या है? देखिए, लंगोटी से अगर हम बात करें, चूंकि मुहावरे और लोकोक्तियां अधिकांशतः लोग जो अनुभव करते हैं बातचीत में, बोलचाल में या रहन सहन में, उसी में से मुहावरे और लोकोक्तियां चल पड़ती है। लंगोटी का प्रयोग कौन करता है? लंगोटी का प्रयोग अगर हमेशा कहें तो या तो कोई ऐसा साधु हो जो सब कुछ छोड़ चुका हो, एकदम निराला बन गया हो, वह लंगोटी पहनता है। या फिर आप कह लें कि बहुत गरीब आदमी होगा, वह लंगोटी पहनेगा, जिसके पास कपड़े लत्ते कुछ भी नहीं है। कभी कभी पहलवान पहनते हैं, कभी कभी ब्रह्मचारी पहनते हैं। इस लिहाज से पहलवानी करना, लंगोटी पहन के पहलवानी करना होता है। लेकिन फाग खेलना, फाग उत्सव है, तो उत्सव मनाना, तो लंगोटी में फाग खेलना मतलब उत्सव मनाना। किसी स्थिति में पहलवानी करना उत्सव मनाना नहीं, यह तो प्रतियोगिता हो गई। ब्रह्मचारी होना यह भी नहीं है। अगर लंगोटी का धनी मान बोला जाता तब ब्रह्मचारी होना चल जाता है। इसके बाद आता है व्यायाम करना, यह भी नहीं चलेगा, क्योंकि व्यायाम तो आजकल शॉर्ट में भी लोग कर लेते हैं। तो यहां अब आखिरी विकल्प बचा, दरिद्रता में आनंद लेना। तो यही होगा, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है, दरिद्र है, फिर भी फाग खेल रहा है, अर्थात
मौज कर रहा है, तो ये ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं। अगला है मानव शब्द से क्या विशेषण बनेगा। इसमें विकल्प आपको दिया है मानवता, मनुष्य, मानवीकरण और मानवीय। बगल में मैंने उत्तर लिख दिया है। मानवता क्या है, भाववाचक संज्ञा है ता लगा करके। उसके बाद मनुष्य क्या है, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है। मानवीकरण भी भाववाचक संज्ञा में माना जाएगा और मानवीकरण अलंकार का भी एक रूप है। मानवीकरण अलंकार जब आप पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगी बात। फिर क्या होगा, मानवीय जो है ये विशेषता बता रहा है किसका, मानव का, तो हम इसे विशेषण मानेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यहां आपको कई सारे शब्द दिए गए हैं एक साथ। यह प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इस प्रश्न को समझने में लोगों को काफी दिक्कतें आई हैं। प्रश्न कहता है मध्य, फर्क, व्यवधान, आकाश, छिद्र, अवधि, अंतर्धान, अवसर इत्यादि के विभिन्न अर्थ। अब जहां देख लीजिए किसी शब्द के विभिन्न अर्थ आपसे पूछा जाए, इसका मतलब है पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है। तो ये जो शब्द दिए गए हैं आपको, इन शब्दों में से आपको एक पर्यायवाची शब्द ढूंढ के निकालना है। तो पर्यायवाची शब्द के लिए आपको पहला विकल्प दिया गया है अंतर, असाधारण, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। देखिए प्रत्यक्ष तो मध्य से आएगा नहीं, फर्क से आएगा नहीं, व्यवधान से नहीं आएगा, तो प्रत्यक्ष निकाल देते हैं। अप्रत्यक्ष भी हम निकाल देते हैं क्योंकि इसका भी कोई अर्थ नहीं है। अब बचा असाधारण और अंतर। अब इसका कैसे हम इसका उत्तर ढूंढेंगे, आइए देखते हैं। अब देखिए मध्य जो होता है, मध्य का मतलब होता है बीच में, तो मध्य बीच, बीच का मतलब अंतर हो गया। फर्क मतलब ये भी एक तरह से अंतर बताता है। व्यवधान आता है, जैसे सिनेमा देखा हूं बीच में कुछ व्यवधान, तो इसी को अंतर कहा जाएगा। आकाश को भी अंतरिक्ष कहा जाता है, अंतर है। छिद्र भी उसमें अंतर आता है, तो इसका मतलब है कि ये 7वां नंबर, ये जो ए विकल्प है अंतर, ये सही उत्तर माना जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है एक दिन का पाहुना दूजे दिन का अन्न खाना। यह जो संदेश है इसका क्या मतलब है। ये संदेश नहीं, मूल रूप से आप कह लीजिए कि ये मुहावरा है, लेकिन आपको भ्रम में डालने के लिए का संदेश है कह दिया गया। ठीक है, चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। पहली बात तो पाहुना किसे कहते हैं। पाहुन जो शब्द है, पाहुन कई जगह उत्तर भारत में दामाद के लिए भी लोग पाहुन का प्रयोग करते हैं, लेकिन पाहुना जब हो गया तो वह मेहमान होता है, दामाद नहीं रह जाता। तो पहला विकल्प है मेहमान थोड़े ही समय में शैतान बन जाता है। ये देखिए संभव नहीं है कि मेहमान आते ही शैतान बन जाए, रूप बदल ले। ये तो भगवान श्री कृष्ण के साथ होता था, तो वो नहीं होगा, ये विकल्प हटा दीजिए। दामाद को ससुराल में अधिक दिन नहीं रहना चाहिए। अधिक दिन रहना दामाद को शोभा नहीं देता है, यह भी संभव नहीं, तो इसको भी निकाल देते हैं। पाहुना का मतलब हो गया अतिथि। आज आया तो आज उसका बहुत सम्मान होगा, अगले दिन आया तो फिर धीरे धीरे सम्मान में कमी आती है। इसका मतलब कहीं भी अगर जाइए आप तो जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल आइए अगर सम्मान बरकरार रखना चाहते हैं। इस लिहाज से अतिथि को कम समय में ही चले जाना चाहिए, यह सही विकल्प होगा। इसके बाद आते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोकन कर रहा था बार बार, नीचे जल में निज महाकार। ये अलंकार पूछा गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। मेखलाकार, मेखला अगर असम में जाए तो वहां एक प्रकार का वस्त्र होता है, मेखला चादर बोलते हैं। मेखलाकार ये मान लीजिए बहुत सुंदर ढंग का है। तो शब्दों की विवेचना में हम फिर पढ़ेंगे। देखिए यहाँ आपको विकल्प दिया गया रूपक, उपमा, श्लेष और उत्प्रेक्षा। इन चारों में से यह अलंकार कौन सा है। चलिए इस पे विवेचना करने से पहले हम थोड़ा सा इन अलंकारों के बारे में जान लें। रूपक अलंकार क्या होता है। रूपक अलंकार के बारे में कहा गया है कि जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, यानी उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए, तब वह रूपक अलंकार कहलाता है। इस लिहाज से यहाँ उपमेय और उपमान में समानता नहीं दिखाई जा रही, इसलिए यह रूपक अलंकार नहीं होगा। क्या कहते हैं आप जी, ये रूपक अलंकार ही होगा। उपमेय में उपमान को बताया जाता है। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहृद दृग सुमन फाड़। दृग क्या है, आंख बोला गया है, सुमन को फूल समान बोला गया है। तो यहाँ यह रूपक अलंकार है, मतलब उसके रूप की कल्पना वहां की जा रही है। अगला इसमें विकल्प दिया गया उपमा अलंकार। उपमा होता है कि किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए, मतलब दो भिन्न वस्तुएं हैं, दोनों में तुलना की जाए
तो वह उपमा होता है। यहां तुलना तो हो ही नहीं रहा है। श्लेष अलंकार कहते हैं जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार में किया जाए पर उसके एक से अधिक अर्थ निकले, तो यह आता है श्लेष अलंकार में। जब आप अलंकार पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार होता है यदि किसी पंक्ति में, ये तो आप एकदम मनन कर लीजिए, मनु जनु मेरे जानते मनो मानो निश्चय इव, अगर किसी भी वाक्य खंड में आए और पूछा जाए तो वो आंख बंद करके आप उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कह सकते हैं। तो जैसे यहाँ उदाहरण मैं बता रहा हूं उत्प्रेक्षा का, जैसे जनु अचल अहेरी, ठीक है। इसके बाद आप रामचरितमानस का सुंदरकांड पढ़ेंगे, वहां भी इस तरह का बहुत आता है। लंका मनो विभीषण पाई, जैसे मान लीजिए इन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब राज तिलक कर दिया तो वहां है लंका मनो विभीषण, मनो जनो ये रहेगा, वो उत्प्रेक्षा होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 से 11 में निम्न प्रश्नों में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संज्ञा दी गई है। इनके मध्य में आने वाले अंशों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। आपको इसको सही क्रम में सजाना है। देखिए इस तरह का जो प्रश्न होता है उसमें मुख्य भाग होता है, आप उसमें कारक चिन्ह का प्रयोग सीख जाते हैं यदि अच्छी तरह से, तो आपको इस प्रकार के वाक्य को सजाने में दिक्कत नहीं आती है। जैसे मान लीजिए यहाँ दिया हुआ है, पहला है नखधर मनुष्य अब एटम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है। अब ये जो वाक्य देख रहे हैं ये वाक्य स्थिर है, इसके बाद आपको दूसरा जोड़ना है। 4 विकल्प है। अब भी वह याद दिला देती है कि अब देखिए ये कहीं सूट नहीं कर रहा है, एक दूसरे से मेल नहीं खाता है, ये नहीं होगा। इसके बाद आता है अब भी प्रकृति मनुष्य के उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर सकी। चल पड़ा है के बाद अब भी का प्रयोग यहां करेंगे तो ये भी सही नहीं लगेगा। अगला वाक्य है पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। अब देखिए जोड़ के देखते हैं, नखधर मनुष्य अब एटम पर भरोसा करके आगे की ओर चल रहा है पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं, ये वाक्य मेल खाता है, इसलिए ल से लेंगे। अब देखिए विकल्प में हम चलते हैं। विकल्प में य ल र ल वाले ऑप्शन से 2 वाक्य शुरू होते हैं, तो ए और सी को हम हटा देते हैं। अब ल वाले में भी 2 रह गया, तो ल के बाद क्या दिखा रहा है, र दिखा रहा है। दोनों में र है, चलिए र को हम देख लेते हैं, तो दोनों में र है तो र कॉमन हो जाएगा। अब उसके बाद वाले पर हम चर्चा करते हैं। र के बाद अगर हम व लेते हैं, तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता, ये आएगा, या फिर ये आएगा वह अब भी याद दिला देती है कि तुम वही लाख वर्ष पहले के नख जो भी है, तो इस लिहाज से इसमें बी ऑप्शन होगा, ल र व य। ये आप कारक चिन्ह पढ़ें तो उसमें आप इसको समझ सकते हैं। तो इस तरह के जो हैं उनको मैं यहाँ एक और उदाहरण देके फिर आगे बढ़ जाऊंगा। 11वां कहता है वैसे देखा जाए तो प्रकृति स्वयं उस शक्ति का निर्माण करती है जो नाना प्रकार के दाहक और पाचक रसों के रूप में, उदर के भीतर कोई अग्नि की ज्वाला नहीं है किंतु नाना भांति के खाद्य पदार्थों अर्थात भोज्य को पचा सकती है। अब देखिए यहाँ पचा सकती है और उसके ऊपर व, ये विकल्प एकदम फिक्स है, तो इस लिहाज से लास्ट में जो व दिया गया है हम उसको चुनते हैं। अब देखिए इसमें विकल्प जो दिया गया है वह चारों के अंत में है। अब यहाँ गाड़ी और फंस रही है तो हम नीचे से शुरू करते हैं। ल य र व, ल य र व को हम सजाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ल है, ल य र व, चलिए ल पहले हम लिखते हैं। लीजिए मैं इसको कॉपी करके नीचे लिखना प्रारंभ कर देता हूं। ल लिया मैंने, ल के बाद और कौन सा विकल्प है, ल य र व, ल य र व, ल के बाद मैं य लेता हूं, य ले लिया, ल के बाद य र, ये दोनों ले लिया और उसके बाद फिर व लेंगे। चलिए देखा जाए क्या बनता है। ल के बाद इसके बाद वो भी ले लेते हैं और 6 भी ले लेते हैं। अब देखते हैं सही वाक्य बना कि नहीं। चूंकि मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूं तो आप समझ पा रहे हैं, लेकिन परीक्षा हॉल में तो आपको कागज पे ही करना पड़ेगा, जैसे मैथ सॉल्व करते हैं। अब देखिए इस हिसाब से ये बनता है कि नहीं बनता है। हमने जो वाक्य लिया है वह वाक्य कुछ इस प्रकार है कि उदर के भीतर कोई अग्नि की ज्वाला नहीं है किंतु प्रकृति स्वयं उस शक्ति का निर्माण करती है जो नाना प्रकार के दाहक और पाचक रसों के रूप में नाना भांति के खाद्य पदार्थों अर्थात भोज्य को पचा सकती है। इस लिहाज से ल य
र व, ये जो विकल्प आएगा वह सही विकल्प माना जाएगा। तो आप उत्तर में इसको लिख सकते हैं, ये डी यहाँ सही ऑप्शन होगा। इस हिसाब से इस तरह के और भी कई प्रश्न आपको मिलेंगे, उनको ऐसे ही आपको हल करना होगा। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए, प्रकारांत से मेरे कथन का अभिप्राय आपसे मिलता है। प्रकारांत यहां क्या होना चाहिए? प्राकारांतर, चूंकि ये जो वाक्य दिया गया है इसमें प्रकारांत जो शब्द है प्रकारांत होता है, प्रकारांत्र नहीं होता है, तो उस हिसाब से प्रकारांतर। अब प्राकारांतर, प्राकारांत्र और ए बी सी डी अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको ए विकल्प सही लगेगा, तो आप इसका चयन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ प्राकारांत, प्रकारांत मत लिखिएगा, प्राकारांतर को चुना है। अब हम आगे करते हैं, आपेक्ष का विलोम क्या होगा? आपेक्ष का मतलब होता है कि जो किसी के प्रति पक्षपात पूर्ण हो, तो इसमें निष्पक्ष नहीं होगा, अपेक्षा नहीं होगा, निरपेक्ष और असापेक्ष, ये दो चीजें। असापेक्ष तो सही शब्द नहीं लगता, आपेक्ष का निरपेक्ष होता है, मतलब निह, जो किसी के पक्ष में ना रहे, पक्षपात ना करे। इसमें सी का चयन करेंगे। अब इस लिहाज से हम अगला 14वां प्रश्न करते हैं, संकीर्ण का विलोम क्या होगा? संकीर्ण का विलोम, संकीर्ण का मतलब एकदम छोटा है, तो विस्तीर्ण है, विस्तार है, विकीर्ण है और संक्षेप। देखिए, विकीर्ण का मतलब भी फैलाया हुआ होता है, विस्तार का तो फैला हुआ हो ही गया, संक्षेप इसका नहीं होगा क्योंकि समानार्थी हो गया। तो अब विस्तीर्ण जो शब्द है, विस्तीर्ण ही यहां सही उत्तर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है 15 से 16 तक। उसमें लिखा गया है कि दिए गए खंडों में वाक्य का अशुद्ध भाग जो है उसका चयन करें। अब ये थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है, वाक्य का अशुद्ध भाग हम कैसे चयन करते हैं? देखिए, इसमें दिया हुआ है चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी जगती, लाल मैंने कर दिया है, जगती तल में पृथ्वी तल और आकाश में फैली हुई है। जगती का अर्थ होता है, इसलिए अर्थ बताने के लिए मैंने लाल कर दिया है, जगत या पृथ्वी दोनों होता है इसका। तो चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी जगती तल में, पृथ्वी तल और आकाश में फैली हुई है। इस वाक्य में हम गलती कैसे निकालेंगे? देखिए, जब आप यहां इसका प्रयोग देखेंगे, कारक चिन्हों का प्रयोग देखेंगे, तो वहां यह वर्णन आता है कि जब एक साथ कई शब्द हो और उसमें आपको कारक चिन्ह का प्रयोग करना हो, तो नियम यह कहता है कि अंतिम शब्द के साथ आप कारक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब यहां ये जो कारक चिन्ह है में, ये जो में है, यहां तल में, इसके बाद फिर आता है लास्ट में भी आकाश के साथ भी में का प्रयोग हुआ है, दो जगह नहीं होगा, अंतिम शब्द के साथ होगा। इस लिहाज से यहां ये सही कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए ये बी वाला ऑप्शन गलत माना जाएगा। आइए इसके बाद 16वें प्रश्न पे चलते हैं। 16वां प्रश्न कहता है, मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु तुम घर पर नहीं मिले। देखिए, ये कोई भी एक बालक भी समझ जाएगा कि एक वाक्य में एक व्यक्ति को एक जगह तो आप कहते हैं, दूसरी जगह तुम का प्रयोग कर लेते हैं। इसका मतलब है कि ये जो तुम वाला हिस्सा है वो गलत है, तुम अर्थात सी वाला जो हिस्सा है ये गलत है, तो यहां सी हम विकल्प चुनेंगे। चलिए, अब ये जो अगला प्रश्न किया गया है, अधिकरण तत्पुरुष, ये समास पूछा गया है। तो अधिकरण तत्पुरुष समास क्या है, पहले हम इसको जान लेते हैं, बहुत लोगों को इसकी जानकारी नहीं होगी। तो अधिकरण तत्पुरुष समास है वो जिस समास का उत्तर पद, देखिए दो पद होता है सामासिक पद का, आप देखेंगे तो एक होता है पहला और एक होता है दूसरा। तो जो पहला पद है वो नहीं, उत्तर पद का मतलब ये कह रहे हैं दूसरे पद का। तो जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद मतलब पहला पद गौण हो एवं में और पर चिन्ह उसमें लगा हो, बाद में सामासिक विग्रह में वो लोप हो जाए, तो वह अधिकरण तत्पुरुष समास कहा जाता है। इस लिहाज से अब ये तो आपको मैंने उत्तर बता दिया। तो प्रश्न है अधिकरण तत्पुरुष समास में क्या होगा, पहला पद प्रधान होता है, मैंने बताया यहाँ कि उत्तर पद मतलब दूसरा पद प्रधान होता है, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। फिर आते हैं बी और सी देखते हैं। बी कहता है दूसरा पद प्रधान होता है, उत्तर पद मैंने बताया, इसका मतलब वह प्रधान होता है। अब सी डी दोनों इसमें नहीं होंगे। चलिए, अब राजपुत्र में कौन सा समास है, ये एक और विकल्प है। समास आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एसएससी के परीक्षा में समास पर 5-6 प्रश्न
कई बार आ जाता है, कई बार 4 रहता है, लेकिन प्रश्न रहेगा। देखिए राजपुत्र में कौन सा समास है, ये पूछा गया है, तो 4 दिया गया। एक एक का मैं बताता चलता हूं। द्विगु समास क्या होता है? जब पहला पद संख्यावाचक हो, 1 2 3 4 5 6 इस तरह की चीजें हो, तो वह द्विगु समास में होता है, अर्थात उसमें संख्या का कहीं ना कहीं बोध होगा ही होगा। इस लिहाज से राजपुत्र में द्विगु समास का तो वर्णन नहीं है, क्योंकि राजा संख्या नहीं है। अब आते हैं, अगला विकल्प है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? इसमें समस्त पद प्रधान, क्षमा करें, इसमें समस्त पद सामान्य रूप से प्रधान होता है, इसके लिंग वचन भी समान होते हैं। इस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, लेकिन राजपुत्र में राजा संज्ञा और पुत्र भी संज्ञा, तो ये नहीं होगा। अब आते हैं बहुब्रीहि समास में। बहुब्रीहि समास क्या है? बहुब्रीहि समास कहते हैं जिस समास के दोनों पदों के अतिरिक्त कोई अन्य अर्थ प्रधान हो, मतलब 2 पद हैं और कोई तीसरा अर्थ, गजानन, लंबोदर, इसका मतलब उसका जो अर्थ निकलेगा वो तीसरा होगा, वह बहुब्रीहि होगा। राजा पुत्र जो लिखा गया वही उसका अर्थ समझा जाएगा, इसलिए वह इसमें भी नहीं आएगा। अब अंतिम बचता है कि तत्पुरुष समास, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात बाद का जो पद है वह प्रधान होता है। इस लिहाज से यहां हम तत्पुरुष समास सही उत्तर निकालेंगे। चलिए अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें में आपको 19वां प्रश्न दिया गया है, उसमें लिखा गया है कि वस्तुतः मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करता है। वस्तुतः के बाद क्या शब्द आएगा? चरित्रवान, संपूर्ण, यथार्थ और सच्चा। देखिए चरित्रवान होगा तो मानवता का नहीं, वो अच्छे चरित्र का होगा, तभी चरित्रवान कहलाएगा, या नहीं होगा संपूर्ण मनुष्य। मनुष्य अपने आप में संपूर्ण नहीं कहा जाता है। यथार्थ का मतलब सच्चाई होती है, तो यथार्थ भी नहीं होगा, सच्चा मनुष्य यहाँ सही विकल्प होगा। इसके बाद है अगला प्रश्न है, उसने आगंतुकों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और उनका क्या किया? किसी की समस्या आप सुनते हैं तो क्या करते हैं? अन्वेषण, तो खोज हो जाएगा, नहीं होगा। समाधान, बिल्कुल समाधान ही होगा, सम्मान और समर्थन नहीं होगा। एक प्रश्न और लेते हैं, उसके बाद आज का यह सत्र हम यहां समाप्त करेंगे। 21वां प्रश्न कहता है कि जैसे जैसे अंधेरा, खाली स्थान है, हमें आगे बढ़ने में कठिनाई होने लगी। 4 विकल्प है। देखिए चढ़ता गया, आता गया, फैलता गया, निकलता गया, क्या चुनेंगे इसमें? चढ़ता गया नहीं होता है, अमूमन बोलचाल में लोग प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन अंधेरा चढ़ता नहीं है, अंधेरा तो आसमान से उतरता है, इसका मतलब धीरे धीरे फैलता है, तो यहाँ फैलता होगा। आता गया भी नहीं होगा, निकलता गया ही नहीं होगा, इसलिए यहाँ आप इस विकल्प का चयन करेंगे। मित्रों आज की चर्चा में बस यही। अगली चर्चा फिर हम 22वें प्रश्न के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए विदा। और फिर यदि आप इन प्रश्नों से संतुष्ट हैं तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, क्योंकि बहुत ऐसे मित्र हैं जिन्हें इसकी खास जरूरत है और जो कहीं ट्यूशन नहीं ले पा रहे हैं, घर में बैठ के तैयारी कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा ऐसे मित्रों तक भी यह प्रश्न पत्र जरूर पहुंचाएं।